क्या आपको पता है हमारी बॉडी 7 लेयर ऑफ एनर्जी से प्रोटेक्टेड होती है? मुझे नहीं पता था इस बारे में। और मैं अभी भी डाउट में हूँ कि क्या एनर्जी सच में होती हैं और ये काम करती हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता सर जी, वो एक आई सर्जन भी हैं और उसके साथ साथ वो एनर्जी और बॉडी से रिलेटेड जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं और नेगेटिव चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कशन हमारे साथ करने वाले हैं। तो आज की जर्नी हमारी जो है वो डॉक्टर अनिल सर के साथ हैं और आपके और मेरे दोनों के क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस सर देने वाले। अनिल सर, वेलकम टू द स्टोरीज ऑफ इंडिया। मैं बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ और अपनी तरफ से और अपनी ऑडियंस की तरफ से मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपसे पूछने के लिए। सर, हम जो एनर्जी के बारे में सुनते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी होती क्या है? देखिए, एनर्जी हम डे टू डे लाइफ में फील करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं किसी से मिलते हैं तो बात भी नहीं किया, लेकिन उसको मिलने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जी मुझे गेन हो गई। और जस्ट इसका अपोजिट भी होता है कि किसी से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि मेरी आज एनर्जी ड्रेन हो गई, एग्जॉस्ट सा लग रहा है। ये पर्सन के साथ मिलने से होता है। सेम टू सेम ऐसा प्लेसेस में भी होता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में गए और आप वहां से एकदम खुश होके आए, चार्ज होके आए, और इसका जस्ट अपोजिट भी होता है। तीसरा एग्जांपल मैं कहूंगा कि कुछ दिन लाइफ में ऐसा होता है कि हम ऐसा लगता है कि यार आज एनर्जी लग ही नहीं रही है। सुबह उठने के बाद, खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट भी अच्छा किया, लंच भी अच्छा किया, लेकिन ना काम में मन लग रहा है और ना ही फिजिकल बॉडी की एनर्जी आपका साथ दे रही है, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फीवर नहीं है, कोई बॉडी डिजीज नहीं है। और इसका अपोजिट कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिस दिन आपको रात को भी ना ऐसा लगता है कि यार आज तो मेरे पास खूब एनर्जी है, बस अब मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, राइट? एनर्जेटिक फील करते हैं, कई बार लो फील करते हैं काफी ज्यादा। तो ये जो 3 एग्जांपल मैंने बताए, मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि हम डे टू डे लाइफ में एनर्जी फील करते हैं, लेकिन ये एनर्जी का जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसको समझते नहीं है। ओके। जैसे हम मशीन्स की एनर्जी को समझते हैं साइंटिफिक वे में, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ह्यूमन बीइंग की एनर्जी क्या? ह्यूमन बीइंग इज ए एनर्जी बीइंग। हमारी एनर्जी बॉडी है, जैसे फिजिकल बॉडी है वैसे ही एनर्जी बॉडी है, और इस एनर्जी बॉडी के अंदर 3,52,006 एनर्जी चैनल्स हैं। ओके। जैसे नर्व्स होती है ना बॉडी के अंदर, झुनझुनी महसूस होती है, नर्व्स तो हमारी वायरिंग है, इलेक्ट्रिकल केबल हैं। इसी प्रकार से फाइबर ऑप्टिक केबल्स हमारी बॉडी के अंदर बिछे हुए हैं, लेकिन ये फाइबर ऑप्टिक केबल दिखाई नहीं देते, और इसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो होता है, वाइटल एनर्जी, जिसे हम संस्कृत में कहें तो प्राणा कहते हैं, और अगर मॉडर्न वे में कहें तो ची की लाइफ फोर्स एनर्जी कह सकते हैं। और यही एनर्जी है जो अप डाउन होती है, जो हम फील करते हैं। जी, एग्जैक्टली। सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी इन सब चीजों पे बिलीव नहीं कर पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते इन सब चीजों पे। और जैसे ये एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। कुछ टाइम पहले मैं आपके पास आना शुरू की तो उसके बाद मुझे पता चला, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ से, तो तब मैं समझी कि एक्चुअल में सच में ये सारा कुछ होता है, राइट? और इनका काफी इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में। तो मतलब हमारे पास काफी सारे इक्विपमेंट्स हैं आपके यहाँ, जैसा हमने देखा हुआ है, तो उनका क्या रोल प्ले होता है इन सब चीजों में? बिल्कुल ठीक कहा शुभांगी आपने कि जो आज की जनरेशन है उन चीजों पे बिलीव नहीं करती जी। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि ये जो सब्जेक्ट है हमारे कोर्स के क्यूरिकुलम का हिस्सा ही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम का। आपने फिजिक्स में केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें पढ़ी। अभी मैं अगर आपको कहूँ एटम आपने कभी देखा है? लेकिन आप बिलीव करते हैं, क्यों? क्योंकि आपने बुक्स में पढ़ा है। आज तक बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने एटम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा लाइव देखा हो, लेकिन क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हर कोई मानता है। ये जो हमारी नाड़ियां हैं, जो चक्र हैं, एनर्जी चैनल्स हैं, एनर्जी सिस्टम हैं, ये हमारे वैदिक विज्ञान का हिस्सा था। पूरे स्क्रिप्चर्स, लिटरेचर उनके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश उन लिटरेचर को, उस स्क्रिप्चर्स को, उस नॉलेज को, उस विजडम को हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन ये केवल बोलने के लिए नहीं, जैसे आप फिजिक्स पढ़ने के बाद फिजिक्स के प्रिंसिपल को डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं,
बायोलॉजी पढ़ने के बाद मेडिकल साइंस में उसे यूटिलाइजेशन होता है, उसी प्रकार से ये वैदिक विज्ञान का जो सीक्रेट है एनर्जी से बॉडी का, एनर्जी चैनल्स का, उसे डे टू डे लाइफ में यूज किया जा सकता है। किन किन चीजों के लिए? फिजिकल हेल्दी रहने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, डायनामिक पर्सनैलिटी के लिए, अपने ऑरा को इन्हांस करने के लिए और मैनिफेस्टेशन की पावर को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये सिस्टम हमें समझाया ही नहीं गया है। एग्जैक्टली। और मैंने इस सिस्टम को एमएस करने के बाद, मेडिकल साइंस की जो हाईएस्ट डिग्री थी, एमएस किया, फेलोशिप किया, एक सफल आई सर्जन बना। लेकिन मुझे बचपन से इन चीजों में रुझान था और मैं इन चीजों को मानता था। तो जैसे जैसे मैंने गुरुओं के सानिध्य में रहकर इन चीजों को समझा और समझने के बाद उस लिटरेचर को पढ़ा और लिटरेचर और स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के बाद जब मैंने समझा कि ये तो साइंटिफिक हैं, लेकिन इन्हें साइंटिफिक वे में लोगों को समझाना होगा। तब मैंने वो गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइसेस की सर्च चालू की कि ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जिसके द्वारा हम एनर्जी को देख सकें, समझ सकें, इन नाड़ियों को, चक्रों को समझ सकें। अगर वो डिवाइसेस की मदद से हम किसी को दिखाते हैं और वो अपने आप के अंदर के जो अनुभव है उसको महसूस कर पाए कि हाँ सर मुझे लीवर में प्रॉब्लम हो रही है और लीवर का चैनल बंद पड़ा हुआ है, सर मुझे अच्छी थॉट्स नहीं आती और आज्ञा चक्र की एनर्जी लो पड़ी हुई है, तब फिर वो बिलीव करता है यस सर ये मशीन्स भी वही बता रही हैं और मैं ऐसा फील भी कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। सर आपका, जैसे आप एक सक्सेसफुल आई सर्जन हैं, एसजीवी हॉस्पिटल में आप बैठते भी हैं, तो जैसा भी आपने बोला कि आपको बचपन से इन सब चीजों में इंटरेस्ट था, तो इसके साथ साथ फिर आप आई सर्जन वाली फील्ड में, मतलब पहले आप उसमें थे फिर आप इसमें आए ना? देखिए बचपन से मैं अपने दादा दादी को जब डॉक्टर्स के पास लेके जाता था तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता था कि ये परमानेंट ठीक कब होंगे, कब तक ऐसे बार बार आना पड़ेगा, कब कब दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो वो कहते थे चुपचाप अपना काम करो, ये जो दवाइयाँ लिख रहा हूँ खाते रहो, और अगर ज्यादा समझना है तो डॉक्टर बनो। तो बस फिर छोटे से बच्चे ने वो जिद ठान ली कि मैं भी बन के देखूंगा। उस समय नहीं पता था ना कि कौन सा विज्ञान क्या विज्ञान, बस ये था कि लोगों को ठीक करना है और डॉक्टर बनना है। बन गया डॉक्टर, एमबीबीएस कर लिया, एमएस कर लिया, लोगों को आई साइट देना शुरू किया, बहुत अच्छे ऑपरेशंस किए, आई हॉस्पिटल बन गया। लेकिन ये जो सिलसिला था ना, वो बच्चे फिर कभी ना कभी मेरे को आके पूछते थे कि मेरे पापा कब ठीक होंगे, कब ये बीमारियां परमानेंट ठीक होगी। तो मुझे अपने वो प्रश्न याद आए कि मैं भी तो कभी ऐसे ही पूछता था। लोग आजकल यही चाहते हैं कि मेरे को बीमारियां हो ही ना, और अगर हो गई हैं तो वो परमानेंट ठीक हो जाए। पर लाइफस्टाइल किसी का ठीक नहीं है। केवल लाइफस्टाइल नहीं, मैं कहूंगा लाइफ की एनर्जी ही ठीक नहीं है। टुडेज लाइफस्टाइल हैज ओनली स्टाइल, नो लाइफ इन इट। तो लाइफ है ही नहीं लाइफस्टाइल में, और लाइफस्टाइल को लोग स्टाइलिश समझते हैं। स्टाइलिश होना इज लाइफस्टाइल, नो। लाइफस्टाइल जीवन शैली है, जीवन को जीने का तरीका है, और उसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। वो तो है। तब मैंने फिर इन डिवाइसेस को समझा, वैदिक विज्ञान को समझा, मॉडर्न साइंसेस को समझा, और सबको इंटीग्रेट करके ये जो मेरा रिसर्च प्रोडक्ट है पॉजिटिव हेल्थ जोन, ये जो कॉन्सेप्ट है लाइफ फोर्स एनर्जी का, नाड़ियों का, चक्रों का, लाइफस्टाइल का, लाइफ फोर्स एनर्जी का, जिसके द्वारा आदमी को स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त रखा जा सकता है। आज के समय में भी रह सकता है। जी, ऐसा होता होगा ना कि कई लोग आते होंगे, टेस्ट करवाते होंगे, रिजल्ट लेते होंगे, आप उन्हें चीजें सजेस्ट करते होंगे, फिर उन्हें लगता होगा ये चीज ऐसी है ना कि एकदम इमीडिएट बिलीव नहीं होता किसी को, राइट। फिर वो चले जाते होंगे कि ठीक है सर प्लान करते हैं, आते हैं। फिर जब उनके साथ चीजें बिगड़ती होंगी एक्चुअल में, वो फिर आप लोगों के पास रिकनेक्ट करते होंगे। यस, डेफिनेटली शुभांगी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको मैं फर्स्ट विजिट में मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए आए। हमने रिपोर्ट्स में भी दिखाया कि देखो आपके लीवर की लाइफ फोर्स एनर्जी बिगड़ी हुई है जी, लेकिन वो नहीं सर ये सब फालतू की बातें हैं। और फिर वो 2 साल बाद, 1.5 साल बाद वापस आते हैं, सर मुझे लीवर में कैंसर हो गया, सर मेरे को लीवर में सिरोसिस हो गया, सर आपने उस समय बताया था, मैं मान लिया होता तो उस वक्त आपको क्या लगता है? तब क्या लगता है? दुख होता है। एज ए डॉक्टर मुझे दुख होता है कि इस बीमारी को उसे होने से बचाया जा सकता था। यही चीज तो मैंने मेडिकल साइंस में सीखी ना, कि इतने सारे मेडिकल साइंस की डिग्री लेने के बावजूद भी मैं समझ में आया कि मेडिकल साइंस प्रिवेंशन की साइंस नहीं है। जब डिजीज हो गई उसको डायग्नोज करना है और उसको इमीडिएट हैंडल करना है, तो वन ऑफ द बेस्ट साइंस इज मेडिकल साइंस। लेकिन डिजीज हो ही नहीं, प्रिवेंशन। और अगर डिजीज हो गई है, मैनेजमेंट तो एक्यूट मेडिसिन से हो गया, लेकिन उसको रिवर्स करना है और परमानेंटली क्योर और हील करना है,
तो मेडिकल साइंस कारगर नहीं है. मेडिकल साइंस इज वन ऑफ द बेस्ट साइंस टू डायग्नोज एंड ट्रीट द डिजीज, बट टू प्रिवेंट, क्योर एंड हील वी रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ other sciences. Which sciences? Our Vedic wisdom, ancient knowledge. अगर उस ancient knowledge को हम medical science के साथ इंटीग्रेट कर दें तो एक कंप्लीट साइंस बनकर आएगा. और यही मेरा फ्यूचर का फ्यूचरिस्टिक विजन है, और यही मेरा गोल है, यही मेरा पैशन है, और यही मेरा पर्पस है. ऐसा है सर कि जैसे किसी को ऑलरेडी कोई डिजीज डिडक्ट हो चुका है, फिर वो आपके पास आते हो, तो ऐसा होता है कि हम उसको क्योर कर सकते हैं यहाँ से? यस, डेफिनेटली. देखिए, मेडिकल साइंस खुद मानता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक हीलिंग कैपेसिटी है, रिपेयर करने की क्षमता है, इम्यून सिस्टम है. बॉडी अपने आप ऑटोनोमस मोड में उसे ठीक कर सकता है. अच्छा. फिर आप कहिए कि सर अगर अपने आप ठीक कर सकते हैं तो फिर बीमारियां क्यों पैदा हो रही हैं? उस ठीक करने के सिस्टम के लिए बॉडी की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए. जब तक आप बॉडी की लाइफ फोर्स एनर्जी ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक हीलिंग प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा डिटोरेशन हो जाएगा. तो हम यहाँ पर लोगों की लाइफ फोर्स एनर्जी जिस जिस रीजन से डिस्टर्ब हुई है उन रीजन को फाइंड आउट करके और योगिक क्रियाओं की मदद से, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, मेडिटेशन और चक्र विज्ञान की मदद से उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं. और बॉडी की जो इनएक्टिव हीलिंग पावर्स थी उसको एक्टिवेट कर देते हैं. बॉडी अपने आप टेक केयर कर लेता है. बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट रिवर्सल हुआ, बहुत सारे थायराइड के पेशेंट रिवर्स हुए, ऑटो इम्यून डिजीज, एलर्जीज, इनको तो रिवर्स करना बहुत ही ईजी है. 80% डिजीजेस आइदर साइकोसोमेटिक हैं या लाइफस्टाइल रिलेटेड है. साइकोसोमेटिक मीन्स माइंड से पैदा होती हैं और बॉडी को झेलना पड़ता है. 80% डिजीज आर आइदर रिलेटेड टू साइकोसोमेटिक और स्ट्रेस और लाइफस्टाइल. और यहाँ पर कारगर होती हैं ये अदर साइंसेस. अपने पास एंजाइटी, डिप्रेशन के पेशेंट्स आते होंगे बहुत सारे. आज की डेट में एंजाइटी, डिप्रेशन तो एकदम किसी का नाम लेने बराबर सेकंड वर्ड हो गया है हमारे लिए ना, कि मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है. पहले मैं सोचती थी, मैं सुनती थी कि जैसे मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है. आजकल लोगों के मुझे एंजाइटी हो रही है. एक्चुअल मीनिंग जो है एंजाइटी का वो डिफरेंट है, मुझे ऐसा लगता है. बट हम अपनी बेचैनियों को एंजाइटी का नाम जो देते हैं वो सही है एक्चुअल में, या फिर एंजाइटी में और इनमें डिफरेंस रहता है? एक है मेडिकल डेफिनेशन और एक है नॉर्मल डेफिनेशन. स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन. अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से समझें, स्ट्रेस मतलब तनाव. जब आपका माइंड अलाइन नहीं होता, आप इनर एक अलाइनमेंट फील नहीं करते, तब आपको स्ट्रेस आता है. यानी जब भी आपके मन के मुताबिक नहीं होता ना, तब आपकी बॉडी में स्ट्रेस आता है. ये तो हुआ फिलोसॉफिकल. लेकिन मेडिकल क्या? स्ट्रेस मतलब जब बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा स्क्रीन होना शुरू हो जाए और बॉडी के अंदर उस कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से सिम्टम्स आने शुरू हो जाए, दैट इज स्ट्रेस. एंजाइटी, जब भी आप बेचैनी, घबराहट महसूस करें, दैट इज फिलोसॉफिकल डेफिनेशन. एंजाइटी का मेडिकल डेफिनेशन क्या है? मतलब जब आपके पाल्पिटेशन होना शुरू हो जाए, हार्ट बीट रेट बढ़ जाए, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाए, यानी उसके फिजियोलॉजिकल सिम्टम. इसी प्रकार से डिप्रेशन. डिप्रेशन मतलब जब आपको अच्छी थॉट्स नहीं आ रही हैं, आपकी एनर्जी लो हो गई है. और मेडिकल साइंस बोलता है कि जब डिप्रेशन होता है तो बॉडी के जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट होना ही बंद हो जाते हैं. बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये केमिकल हार्मोन्स बॉडी में बन रहे होते हैं. तो ये दोनों चीजें एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की जरूरत है. लेकिन अगर हम इन दोनों साइंसेस को जोड़ के समझें तो माइंड के जो इश्यूज हैं, माइंड सॉफ्टवेयर हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, और बॉडी हार्डवेयर है. तो जो भी हमारे माइंड में चलेगा उसका इमीडिएट इफेक्ट हमारे फिजियोलॉजी पे होगा. साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी जुड़ी हुई है. अगर आप माइंड डिप्रेशन में हैं तो बॉडी की भी एनर्जी लो हो जाएंगी. अगर आपका माइंड बहुत तुनक मिजाज हो गया है, हाइपर रिएक्टिव हो गया है, रिएक्शंस बहुत ज्यादा कर रहा है, तो बॉडी के अंदर एलर्जीज हो जाएंगी. जब आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, फियरफुल हैं, घबराए हुए हैं, तो आपका इम्यूनिटी लो हो जाएगा, कफ कोल्ड हो जाएगा. तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में. सर, डिप्रेशन में कौन से एज के लोग ज्यादा आते हैं? ऐसा डिप्रेशन मैं इसे कहूंगा कि लैक ऑफ एक्सप्रेशन. डिप्रेशन, लो एनर्जी.
मतलब जब भी आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है और आप बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, तो फिर एक फेज आती है कि आपकी एनर्जी नाड़ियों को ब्लॉक कर देती है और उस फेज में फिर आप लगातार लो एनर्जी फील करते हैं, ना अच्छी थॉट्स आती हैं, ना खाने में मन लगता है, ना कुछ भी करने में मन लगता है, बस आप पड़े रहते हो, अपनी लाइफ को एक डल बना लेते हो, हेल बना लेते हो। और ये आज की डेट में हर एज ग्रुप के साथ हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग देखने को मिल रहे हैं, एक यंगस्टर देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सक्सेस जो चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, जो स्किल उनके पास में उसके अकॉर्डिंगली जॉब नहीं मिल पा रही है, एग्जाम्स में फेलियर मिल रहे हैं, स्ट्रेस हैंडलिंग नहीं हो पा रहा है, हाउस वाइफ्स में देखने को मिल रहा है, रिलेशनशिप की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, कुछ पेरेंट्स में देखने को मिल रहा है क्योंकि बच्चे उनके मन मुताबिक नहीं हो पा रहे हैं। एक जो छोटे बच्चे हैं उनमें डिप्रेशन देखने को नहीं मिल रहा, एक जो 60+ है उनमें बहुत कम देखने को मिल रहा है। बेसिकली उन्होंने अपनी लाइफ को अभी जीना सीखा ही नहीं है, उन्होंने स्ट्रेस समझा ही नहीं है। और ये जो दूसरी कैटेगरी है, इन्होंने अपने समझ लिए एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, तो ये डिप्रेशन से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। तो क्रॉनिक स्टेज जब आप मन मुताबिक लंबे समय तक नहीं होता और आप उससे उबर नहीं पाते, तो फिर वो धीरे धीरे लो एनर्जी, परमानेंट ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी और डिप्रेशन में चली जाती है। कब सर ऐसा कब मतलब इंसान समझ सकता है कि आजकल तो हर छोटी चीज में लगता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, लेकिन एक्चुअली कब इतना सीरियस होता है डिप्रेशन कि हमें फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए खुद को? ये फेज कैसे समझ सकते हैं? देखिए, आज हम सब समझ तो पा रहे हैं, कई बार अपन बोलते भी ना आज मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ। आप देखिए कि आप कहीं लगातार पिछले 21 डेज से या 90 डेज से लगातार लो एनर्जी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, अच्छी थॉट्स आ ही नहीं रही हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी ठीक नहीं चल रही है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप डिप्रेशन के शिकार की तरफ होने की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपकी कुछ चीजें इस प्रकार की जो सिम्टम्स हैं अगर 21 डेज तक परसिस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हेल्प लीजिए। और अगर आपको बीच बीच में बार बार ऐसे एपिसोड आ रहे हैं, मतलब ये है कि ये वार्निंग साइन है, रेड सिग्नल है जो आपको बता रहे हैं कि आपको अभी यहाँ पर किसी से हेल्प लेने की जरूरत है। सर मैनिफेस्टेशन, आज की डेट में मैनिफेस्टेशन वर्ड बहुत है, पहले से ही है डेफिनेटली, बट अब हम बहुत ज्यादा ये सुनते हैं कि मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स जो है वो आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेगा, मैनिफेस्ट करो। तो ये जो मैनिफेस्ट का प्रोसेस होता है, कई लोग कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो मतलब कीप सेइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू और व्हाटएवर यू वांट इनटू योर लाइफ, है ना, उसको बोलते रहो, यूनिवर्स तक पहुंचाओ। क्या यही प्रोसेस होता है मैनिफेस्टेशन का या होता कुछ और है? ये हम नहीं समझ पाते नॉर्मल लोग। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ऐसा बोलने से हो जाता तो पूरी दुनिया ही बोल लेती, सब बैठ के बोलते, काम सब बैठ के बोलते। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसको गलत तरीके से समझाया गया। एक मूवी भी आई ना, सीक्रेट मूवी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी। वो कॉन्सेप्ट ठीक है लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो रॉन्ग है। अगर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन समझना है तो हमें हमारी एंशिएंट नॉलेज में जाना होगा, वैदिक विजडम में जाना होगा, जहाँ पे बताया जाता था कि आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। जो आपकी चाहत है वो आपके माइंड के अंदर आपको कंप्लीटली दिखनी चाहिए, विजुअलाइज होनी चाहिए। विजुअलाइज होने के बाद आपका माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल चारों उस डायरेक्शन में अलाइन होने चाहिए और आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी जो एक वाइटल एनर्जी है उसके साथ अलाइन होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है सरेंडरनेस। तब भी इतना करने से भी मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। उसके बाद आपको उस डिवाइन पावर को अपने साथ लेना होगा, उस गोल को, उस एक्शंस को, उसको सरेंडर करना होगा। और डेफिनेटली जो आप सोच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जिस पे अलाइन है, उसके प्रति एक्शंस लेने होंगे, तब जाकर मैनिफेस्टेशन होता है। इसीलिए तो कितने % लोग सक्सेसफुल होते हैं? बहुत कम %। 80% लोग एक नॉर्मल जीवन जीते हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो उससे ऊपर चले गए, और उससे भी ऊपर कुछ 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेस की वो ऊंचाइयां हासिल की जो हम सोच भी नहीं सकते। ये है उनकी मैनिफेस्टेशन पावर, क्योंकि उनकी एनर्जी अलाइन है, बैलेंस्ड है और फोकस्ड है। और ये सारा कुछ किस प्रोसेस से होता है सर? लाइक मेडिटेशन? अब सारा चीज मैं अगर कहूं तो लाइफ फोर्स एनर्जी के मैनेजमेंट में है। जब आप अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को डेली बेसिस पे मैनेज करना सीख जाते हैं, उसको फील करना सीख जाते हैं, तब आपकी एनर्जी अलाइन होती है और उस एनर्जी को आप
जिस डायरेक्शन में चाहें उसमें यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि अब आप एक एनर्जी के सोर्स बन गए हैं, बस आपको उस एनर्जी को चैनलाइज करना है, अपने गोल्स की तरफ कर दीजिए तो आपको मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने में नहीं लगाया तो डिस्ट्रक्शन में भी चली जाएंगी। अच्छा। बहुत सारे युवा वर्ग जिसके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है, लेकिन गोल गलत है, और गोल गलत होने की वजह से वो नेगेटिव एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, टेररिज्म में इन्वॉल्व हो गए। तो हमारा वैदिक नॉलेज जो कहता है कि एनर्जी को बैलेंस रखना है, फॉलो गुड लाइफस्टाइल, डू डेली मेडिटेशंस, डू डेली योगिक क्रिया, कि आपका जो ऑरा है, आपकी जो नाड़ियां हैं वो ओपन रहे और आपका एनर्जी बैलेंस रहे। और उसके साथ साथ आपके पास एक पैशन होना चाहिए और एक पर्पस होना चाहिए। जो आपके गोल्स हैं, गोल शॉर्ट टर्म होते हैं, गोल के साथ पैशन भी होना चाहिए, उसको पाने की एक इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा। और उसके साथ साथ पर्पस होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं उससे केवल मेरा नहीं, इस पूरे समाज का, पूरे ब्रह्मांड का हित होगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, हमारी ये फिलॉसफी थी कि मेरे जो भी कार्य हो उससे इस पूरे समाज के लोग का बेनिफिट हो। तो जब आप इस डायरेक्शन में लेके चलेंगे तो मैनिफेस्टेशन भी जल्दी होगा, क्योंकि आपके साथ डिवाइन है, और आपकी एनर्जी अलाइन है और आपका पर्पस पैशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैनिफेस्टेशन होने से कोई भी ताकत आपके साथ रोक नहीं सकती। उस समय यूनिवर्स आपका साथ देता है। इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और अदरवाइज लोग सोचते हैं कि वो गोल बना लो, उसे विजुअलाइज करो, बोलते जाओ, अफर्मेशंस देते रहो, फिर वो 2-3 महीने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं अरे सब फालतू की बातें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। मेडिटेशन जो है सर, आज की डेट में जैसे यंगस्टर्स को कहा जाता है कि मेडिटेट करो, करना चाहिए, तो जैसे मेरे माइंड में भी कुछ टाइम पहले तक ऐसे ही आता था कि मेडिटेशन करने को कहता था, मुझे ये लगता था कि मैं पागल नहीं हूँ कि मुझे मेडिटेशन करना है। right. मेरा दिमाग ठीक है, बिल्कुल मुझे मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। बट ऐसा है ना कि जब मैं आपके यहाँ आना चालू की और मैंने यहाँ पे मेडिटेट करना चालू किया, तो मुझे बहुत सारी चीजों में 2-3 सेशंस में क्लियरिटी आ गई कि जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है वो आपको क्लियरिटी मिलनी चालू हो जाती है लाइफ में। तो मेडिटेशन हमें बच्चों से ही शुरू करवा देना चाहिए, मतलब बचपन से ही मेडिटेशन हमेशा करवाना चाहिए, या ऐसा कुछ रहता है कि नहीं? मतलब मोस्टली लोग तो दुनिया से थक हार के जब निराश हो जाते हैं तब मेडिटेशन लास्ट ऑप्शन चुनते हैं। तो हमें कौन सी एज से ऐसे स्पेसिफिकली मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए? इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझते हैं। बच्चे को ब्रश करना कब सिखाना चाहिए? बचपन बड़ा होने के बाद कि पहले से? पहले से। या उसके दांत सड़ जाए तब? पहले से, है ना। उसको हेल्दी लाइफस्टाइल कब से सिखाना चाहिए? बचपन से। सेम टू सेम, जैसे ब्रश करना बचपन से सिखाया जाता है, माइंड को ब्रश करना भी सिखाना है मेडिटेशन के द्वारा। माइंड कल्टीवेशन, माइंड मैनेजमेंट मेडिटेशन से आता है। क्रिएटिविटी, फोकस, अटेंशन, ये सारे जो आपकी वर्च्यूज हैं ये मेडिटेशन से मिलती हैं। नहीं करेंगे मेडिटेशन तो स्कैटर्ड होगा, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, बेफालतू के अट्रैक्शंस होंगे, फोकस ही नहीं रहेगा। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो जितना जल्दी सीख ले उतना ही आगे सक्सेस उसको जल्दी मिलेगी। दूसरी चीज, जो जितना बिजी है, जो जितना हाई पोस्ट पर है या हाई सक्सेस की ऊंचाइयों पे काम कर रहा है, उसे उतनी ही ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेस झेल रहा है, वो सिस्टम के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, उसका माइंड ज्यादा स्कैटर हो रहा है डेली बेसिस पे, उसे वापस अलाइन करना मेडिटेशन। तो मेडिटेशन तो बचपन से ही सिखा देना चाहिए। अगर इसे स्कूलों में लगा दिया जाए, क्लास नर्सरी से ही, और कब तक? लाइफ लॉन्ग के लिए। चाहे वो आजकल योगा तो कराया जाता है स्कूलों में, बट मेडिटेशन स्पेसिफिकली नहीं कराया जाता है। एक्चुअली योगा को हमने सोच लिया योगा मतलब इक्वल टू आसन। नो, योग का मतलब है कंप्लीट साइंस, जिसके 8 लिम्ब हैं, 8 लिम्ब हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो ये सारा योग का ही पार्ट था। लेकिन आजकल हमने जो योगा को करिकुलम में ऐड किया है, तो मैक्सिमम लोग ये समझते हैं योगा का मतलब कि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करवा दिया, दैट बिकम योगा। नो, योगा के अंदर सारी कुछ आता है, उसके नियम भी आते हैं, डिसिप्लिन भी आते हैं, लाइफस्टाइल भी आता है। उसी के अंदर ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, कैसे अपनी सेंसेस को बंद करके अपने अंदर जाना, धारणा, कैसे आपको एकाग्रचित्ता डेवलप करना, ध्यान, कैसे माइंड को मेडिटेशन में लेके जाना, और ध्यान से भी ऊपर समाधि,
कि कैसे उस ध्यान की अवस्था में अपने सोल के साथ जुड़कर, हायर डिवाइन सेवन के साथ जुड़कर एक ब्लिसफुल स्टेट में आ जाना। तो अभी हम जो स्कूलों में सिखा रहे हैं वो योग का कुछ परसेंटेज सिखा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वे में अगर योग की साइंस को, जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सिखा रहे हैं कि क्लास 1 में ये सिखाना है, क्लास 2 में ये सिखाना है, इसी प्रकार से अगर नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये योग का पूरा कोर्स करते हुए वो चले तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपको कभी डिप्रेशन फील हुआ है लाइफ में? कोई लंबी फेज तक तो नहीं हुआ। हाँ, बीच बीच में बहुत बार डिप्रेशन होते हैं जब मेरे मन मुताबिक नहीं चलता, लेकिन मैंने वही चीज सीखी है कि उसने जितना जल्दी बाउंस बैक हो जाओ वो सही है। जब मेरे मन मुताबिक नहीं होता तो मेरा माइंड भी डिप्रेशन में जाता है, लेकिन मुझे ये पता है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। उस कंडीशन में मैं अपने माइंड के साथ बोलता हूँ कि तुम डिप्रेशन में क्यों हो, तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं, और फिर बहुत जल्दी अपने आप को बाउंस बैक कर लेता हूँ। डिप्रेशन में आना बड़ी बात नहीं है, उस डिप्रेशन में पड़े रहना बहुत बड़ी बात है, और उससे बाहर आना ये सबसे बड़ी ताकत है। आपका कोर्स भी है सर, आपकी एक बुक है, मैंने पढ़ी है, मैं उसमें भी स्टडी कर रही हूँ। आपका एक कोर्स है 21 डेज का, तो उस कोर्स में स्पेसिफिकली हम ये सारी चीजें कवर करते हैं। राइट। तो मैंने जो चीजें सीखी अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, और ये योगिक साइंसेस को जो मैंने सीखा, वैदिक साइंसेस को, इसके बेसिस पे मैंने कि डे टू डे लाइफ में कैसे इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं कि इतनी सारी डिग्रियां ले, इतनी सारी एजुकेशन को पढ़े, लेकिन मैंने उस सारी साइंसेस को एक एक्सट्रैक्ट बनाकर कि हमें डे टू डे लाइफ में माइंड को कैसे मैनेज करना है और अपने लाइफ के गोल्स कैसे बनाने हैं और उन्हें अचीव कैसे करना है। तो एक कोर्स बना दिया, रीराइट योर लाइफ स्टोरी, कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ की स्टोरी वैसा नहीं चल रही है जैसा आप उसे चलाना चाहते हैं, तो यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ स्टोरी, यू कैन रीराइट व्हेन एवर नीडेड। दूसरा कोर्स है कि जो चक्र और नाड़ियां हैं, जो एनर्जी है, इसे कैसे मैनेज किया जाए, कौन सी एक्टिविटी करें, कौन सा लाइफस्टाइल रखें, क्या योगिक क्रियाएं करें जिसके द्वारा आप अपने चक्र, नाड़ी और उनको सबके ओपन रख के एक जबरदस्त ऑरा मेंटेन कर सकें। तो एनलाइटन योर इनर लाइट्स, ये 7 लाइट आपके अंदर है। तीसरा है सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन। बोलते हैं ना लोग, महात्मा बुद्ध ने कहा आत्म दीपो भव, कि अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी विजडम है, लेकिन कैसे जाने, सेल्फ डिस्कवरी। तो मैंने एक ब्यूटीफुल कोर्स बनाया है, यह है लाइफ कैंपस का एजुकेशनल बॉक्स, जिसके अंदर ये तीनों कोर्सेज हैं, और आप विद इन 21 डेज इन तीनों कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये एक्सट्रैक्ट है एंशिएंट नॉलेज का, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का, और कैसे उसे डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करना है। जिन लोगों ने मेरे साथ किया उनकी लाइफ में बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन हुए, और उन्होंने जो चाहते थे वो उन्होंने अचीव किया। अचीवमेंट्स सर, आपके ऑफिस के एंट्रेंस में नीचे आपके काफी सारे अचीवमेंट्स हैं, काफी सारे अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक मोमेंट है जो आपको लगता है कि जब आपको एग्जैक्टली लगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में? बहुत बार, एक बार नहीं। मैं हमेशा अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि यस, ये ऑनेस्टी की वजह से मुझे ये अवार्ड मिला, यस ये अवार्ड मेरे काम की वजह से मुझे मिला, रिकॉग्निशन मिली, तो मैं उसे सेलिब्रेट करता हूँ। कुछ साल पहले मुझे बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया मुख्यमंत्री रमन सिंह जी से। उसमें मैंने नॉमिनेट किया था कि मैं ये अपना एक नया कॉन्सेप्ट के साथ लोगों की मदद कर रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि ये एक डिफरेंट यूनिक वर्क है जिसकी वजह से मैं लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला पा रहा हूँ। और उस नॉमिनेशन कैटेगरी में बहुत बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने अपने नॉमिनेशन फाइल किए थे। और मैं ना तो ज़्यादा इच्छा रखता हूँ, और मैं एक नॉर्मल ड्रेसअप में उस अवार्ड फंक्शन में चला गया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ज़्यादातर होता है ना कि अवार्ड्स, आप भी जानते हैं, अवार्ड फंक्शंस में जब अवार्ड मिलते हैं तो उसके लिए कुछ पहले से मैनिपुलेशंस भी होती हैं, लेकिन सब में नहीं। तो वहाँ मैं बैठा हुआ था, और मेरा जब नाम स्टेज पर बुलाया गया कि बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस अवार्ड गोज टू डॉक्टर अनिल गुप्ता, तो मुझे खुद सरप्राइज हुआ, और फिर अंदर से ब्लिस भी हुआ कि यस, आज की डेट में भी ऑनेस्टी और ये सारी चीजें डिजर्व करते हैं। चीजों को रिकॉग्निशन मिलता है, देर मिले या देर से मिले या सभी से मिलेगा जरूर। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। अच्छा जी, आप
इतनी सारी चीज़ें तो मैंने आपके साथ कवर कर ली। नो डाउट सवाल तो बहुत सारे हैं मेरे अंदर भी और डेफिनेटली ऑडियंस के अंदर भी, बट इतना कुछ कवर कर पाना पॉसिबल 1-to-1 मेरे लिए भी नहीं है और आपके लिए भी नहीं होगा पॉसिबल, बिकॉज आप काफ़ी बिजी रहते हैं। आगे भी जितनी चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे लोगों तक पहुंचानी चाहिए अपने ज़रिए, मैं आपको डेफिनेटली फिर से कनेक्ट करूंगी और हम अपने चैनल में आपका पेज डेफिनेटली मेंशन करेंगे और आपकी डिटेल्स मेंशन करेंगे। और मेरा ऑडियंस से यही कहना है कि आपको कभी भी डिप्रेशन फील हो, लाइफ में लो फील हो और आप एनर्जीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली डॉक्टर अनिल सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनका नंबर और उनकी लोकेशन सारा पिन पिनअप करेंगे अपने पेज में। आप इनसे मिलिए, डायरेक्टली अपनी लाइफ के बारे में एग्जैक्टली समझिए और अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला एंड थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू शुभांगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जहां भी रहें जबरदस्त रहें। थैंक यू।